वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो है ह्यूमन ज्योग्राफी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली बुक है उसका इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से ना एक क्वेश्चन आता ही आता है 100%। ये एमसीक्यू में आए कहीं भी आए, और छोटा है ना इसलिए इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें बात करी हुई है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप की, कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी से क्या समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी तो हम वही पढ़ते हैं ना जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ का। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमंस की स्टडी जो है हर एस्पेक्ट में, उसको कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब क्या उसका नेचर है और क्या स्कोप है ह्यूमन ज्योग्राफी का? ठीक है, तो जैसे हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ज्योग्राफी के अंदर कितनी फील्ड्स होती हैं, है ना? किसी को याद हो तो जितनी भी फील्ड्स थी ज्योग्राफी की वो हमने सारी पढ़ी थी। अब उसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस भी थी जो ज्योग्राफी से आती है। अब अगर उस चैप्टर को ये पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी का कैसे जो है रिलेशन होता है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं ना, एक तो फिजिकल और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल में हम क्या करते हैं, हम सारे प्लांट्स की और जो नेचर है उसकी स्टडी करते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो ये अब इम्पोर्टेंट है कि ज्योग्राफी को जब हम एक फील्ड ऑफ स्टडी करते हैं तो वो एक इंटीग्रेटिव एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल चीज़ है। क्या मतलब है इसका? इंटीग्रेटिव मतलब हर चीज़ों को कलेक्टिवली कलेक्ट कर करके स्टडी होती है। एम्पेरिकल मतलब फैक्ट्स पे और रियल एग्जाम्पल्स पे बेस है। इसमें ना कुछ भी ऐसे ये नहीं होता कि आप शायद वाली टर्म में जाओ, जो कुछ भी होता है ट्रू होता है। जैसे हम बोले कि हमारी कंट्री जो है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर की है, तो वो सच्ची ही बात है, उसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था कि इस एरिया में इतने लोग रहते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है, तो ये इम्पेरिकल है। और प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में अप्लाई हो सकता है वो आपका हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी की रीच है ना वो एक्सटेंसिव है, इतनी बड़ी है कि हर जो इवेंट है और फिनोमिना है वो टाइम में और हर एक छोटे छोटे स्पेस में अलग अलग होता है, जिसको हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। मतलब एक एरिया में अगर ह्यूमंस का नेचर कुछ है तो दूसरे में जाएंगे तो वहाँ के फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग या उनकी अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो जो हमारी अर्थ है उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, नेचर जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाता है, और जो लाइफ फॉर्म्स होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो रिलेशनशिप है हमारा बिटवीन द फिजिकल नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स, द स्पैशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना, और कैसे जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के साथ एक साथ आते हैं। ठीक है, तो ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब देखो हमने ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा है, एक ऐसा डिसिप्लिन जो कि अर्थ को एक घर की तरह, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के घर की तरह देखता है और स्टडी करता है उन सारे एलिमेंट्स को जो ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट ग्रोथ में या जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं उसमें जो जो काम आता है उन सब के लिए। ठीक है, अर्थ को हम एक ऐसे घर की तरह देखते हैं, है ना? हम अपने घर में क्या होता है, हमारी ज़रूरतों की सारी चीज़ें होती है जहाँ हम आराम से रह सकते हैं, तो ऐसे ही अर्थ को ह्यूमन बीइंग्स का एक ऐसा घर देखा गया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी हमें भी पता है कि नेचर और ह्यूमन बीइंग्स पे अपना फोकस करती है, इस चीज़ की स्टडी करती है। अब इसके बाद जो है हम ये देख सकते हैं कि अब ये तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी ना। डुअलिज्म मतलब होता है दो चीज़ों की स्टडी करना। ठीक है, और एक डिबेटेबल होता है कि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये ज़्यादा सही है, ऐसे सब कुछ। तो ज्योग्राफी के ऊपर ना ये हमेशा डिबेट्स होती है कि ज्योग्राफी को लॉ मेकिंग होना चाहिए, थ्योराइजिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, या एक डिस्क्रिप्टिव या आइडियोग्राफिक जिसको बोलते हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी डिबेट्स चलती है। तो ये डुअलिज्म है कि एक साइड कहती है ये होना चाहिए, दूसरी कहती है ये होना चाहिए। या ऐसा हो कि ज्योग्राफी को सिर्फ रीजनल अप्रोच और सिस्टमेटिक 11th क्लास में पढ़ा था ना, कि सिर्फ इन अप्रोच से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है कि ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो है उसको थ्योरेटिकली इंटरप्रिटेट किया जाए या हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से किया जाए, कि जो हमने हिस्ट्री में ही पढ़ा उसको ही आगे लिया जाए, या फिर जो है नई नई थ्योरीज लाई जाएं। ये सब डिबेट्स होती रहती हैं। ठीक है, पर उसके बाद ना ये पता चलता है कि जो ये हम ड्यूअलिज्म को अप्रोच कर रहे हैं ये ठीक है ही नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन और नेचर है ना वो इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इनको अलग अलग तो देखा ही नहीं जा सकता, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
ठीक है, देखो जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे फेस ऑफ द अर्थ हम कह देते हैं ना, तो फेस क्या है, ह्यूमंस का होता है, और अब हम अर्थ का फेस बता रहे हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं, अर्थ को, मतलब नेचर को, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को ह्यूमन से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आई ऑफ द स्ट्रॉम, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। हम ये कहते हैं ना सॉइल प्रोफाइल है, तो सॉइल की क्या कोई सच्ची में प्रोफाइल हो सकती है? अगर हम सिमिलरली रीजन्स की बात करें, विलेज टाउन को ऑर्गेनिजम्स की तरह डिस्क्राइब किया गया है। जर्मन जोग्राफर्स ने डिस्क्राइब किया स्टेट कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटर हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशंस। क्यों? क्योंकि अगर ये रोड्स अच्छे नहीं होंगे तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं, तो लोगों के लिए ही तो है ना, तो नेचर लोगों के लिए है, लोग नेचर के लिए है ना। उसके बाद है डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन जोग्राफीज की डिफाइन है, और ये डिफाइन आ जाती है एमसीक्यू में, और पूछ लेते हैं कि ये वाली डिफाइन किसकी है। तो अगर हम ह्यूमन जोग्राफी की बात करें, तो ह्यूमन जोग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस के बीच में एक सिंथेटिक स्टडी है उनके रिलेशनशिप की, ये बोला है रैटजेल ने। फिर जो है अगली डेफिनेशन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो स्टडी है चेंजिंग रिलेशन, कैसे रिलेशन की अनरेस्टिंग मैन, की जो मैन कभी भी रेस्ट नहीं करता, किसी ना किसी चीज में लगा ही होता है, और जो अनस्टेबल अर्थ है, अर्थ भी स्टेबल नहीं है, अर्थ भी अनस्टेबल है ना, तो ये वाली डेफिनेशन दी है एलन सी सैम्पल ने। उसके बाद है कंसेप्शन रिजल्टिंग फॉर अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द थ्री फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग्स व्हिच इनहैबिट इट। अब ये देख लेना, ये जो इतनी बड़ी सी डेफिनेशन आ रही है, तो ये आएगी पॉल वाइडल डीला ब्लाशेस। ठीक है, उसके बाद बात आती है जो चैप्टर है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि इंटर रिलेशनशिप जो फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट जो ह्यूमन बींग्स ने बना रखा है ना, उसकी स्टडी करती है, कैसे म्यूचुअल इंटरेक्शन के बिना, क्योंकि ह्यूमन बींग्स नेचर के बिना कुछ नहीं है, और नेचर भी जब ही है ना तब ह्यूमन बींग्स है, वरना उसके बिना तो वो फ्लरिश भी नहीं कर पाएगा इतने अच्छे तरीके से। अब जैसे कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये सब कुछ पढ़ा ही था कि क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी, इंटर रिलेशनशिप है फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन बींग्स में बनाया है, और उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब इस चैप्टर की जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, और इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, किसी एक पे से। तो देखो, नाम पढ़ के देखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, पहले अगर नेचर आ रहा है तो मतलब नेचर डोमिनेंट है, ठीक है, नेचर ने ह्यूमंस को अपने अकॉर्डिंग किया हुआ है। दूसरी टर्म है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसका मतलब है कि ह्यूमंस ने नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल दिया है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता ही है कि जो ह्यूमन बींग्स है इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। अब वो इंटरेक्ट किस चीज़ से कर रहे हैं, अगर मान लो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, और इंसान को फॉरेस्ट में से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो देखो, एक मान लो कि आपको बहुत सारी वुड की नीड है, तो एक इंसान पेड़ काटेगा तो इतने नहीं काट पाएगा, उसकी नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी, उसको किसी इंडस्ट्री में सप्लाई करना है, और वहीं जो है वो मशीन से काट रहा है। तो इंटरेक्ट तो हो रहा है ना अपनी नीड्स के लिए, तो वो किस चीज़ से हो रहा है, वो मशीन क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो ह्यूमन भी नेचर से कैसे इंटरेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी के साथ करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ह्यूमन बीन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या टूल्स और टेक्निक्स वो जो है प्रोड्यूस और क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी ना, वो उतनी ज़्यादा क्या दिखाता है कि एक सोसाइटी जो है वो डेवलप हो रही है ना। टेक्नोलॉजी तो जब यूज़ में आती है ना, तब एक सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पा रहे हैं कब, तब उन्होंने समझा कि नेचर के लॉज क्या है, कि हम ये टेक्नोलॉजी को इतने हद में जो है इनपुट दे रहे हैं, तो नेचर से क्या आउटपुट आ रहा है। जैसे कि देखो, ज़्यादा माइनिंग हो जाती है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, है ना। तो भाई नेचर भी तो अपने लॉज लगा रहा है ना कुछ हद तक, तो पहले ही जो है ह्यूमंस ने उस लॉज को समझा नेचर के, उसके बाद में जो है वो टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर पाए कि जिस हिसाब से वो चाहते हैं उस हिसाब से यूज़ कर पाना। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे सीक्रेट्स ऑफ डीएनए और जेनेटिक्स को पहले समझा साइंटिस्ट ने, तभी तो उसके ऊपर जो है इतनी थ्योरीज आई, जो कुछ भी आया, ताकि डिजीजेस से जो है आराम से टैकल किया जा सके। एरोडायनेमिक्स का लॉ समझा कि कैसे ये फंक्शन करता है, ताकि प्लेन्स जो उड़ रहे हैं उनकी स्पीड और फास्टर हो सके। ठीक है,
अब हमें पता है कि जो नॉलेज है नेचर की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्यों? डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी को। और जब टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो जितना स्ट्रांग नेचर हो रहता है ना अपने आप में, वो टेक्नोलॉजी उस नेचर को क्या कर देती है, कम स्ट्रांग बना देती है, उसकी पावर को डाउन कर देती है। ठीक है। तो ऐसा इसलिए है कि जो टेक्नोलॉजी जब बहुत ज़्यादा लो होती थी तो उस टाइम पे नेचर स्ट्रांग होता था, है ना। और जब नेचर स्ट्रांग नहीं होता है तो टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती है। यही दो टर्म्स है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स के अंदर। ठीक है। तो देखो, ऐसा इंटरेक्शन अगर हम पहले के टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था, ह्यूमन बीइंग्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो उस चीज़ को कहा जाता था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एक ऐसी लग रही है ना टर्म जैसे कि नेचर के फेवर में हो, तो ये ही है हमारा जुड़ा हुआ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से। ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही लो होती थी और जो ह्यूमन बीइंग्स है ना वो नेचर की ही सुनते थे, जैसा नेचर उन्हें इंडिकेट कर रहा है वो वैसा ही करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे, नेचर को जो है मदर अर्थ मानते थे, नेचर से लोगों को डर लगता था। इसमें एक स्टोरी भी है, आप पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे जो है नेचर को लोग कितना हद तक मानते थे, ठीक है, उसकी केयर करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो बताया भी हुआ है कि फिजिकल एनवायरनमेंट को मदर नेचर के नाम से मदर नेचर मानते थे वो अपनी। अब जैसे जैसे लोगों को समझ आने लगा इन्वायरमेंट के बारे में, नेचर के फोर्सेस के बारे में, तो लोगों ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया अपनी नीड्स के लिए। ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे फ्रीडम के लिए, उन्होंने ऐसी ऐसी कंडीशन बनाई कि वो नेचर को अपने अकॉर्डिंग जो है शेप कर सके। ठीक है। जगह जगह जो है अर्बन स्प्रॉल्स, फील्ड और चार्ट्स, पास्चर्स एंड प्लेन एंड रोलिंग हिल, स्पोर्ट्स कोस्ट, मतलब डेवलपमेंट हुई है, बहुत हद तक हुई है। और ये डेवलपमेंट हुई किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। ठीक है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। यहाँ पे क्या है कि नेचर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और ह्यूमन बीइंग्स उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करता है और धीरे धीरे नेचर को अपने अकॉर्डिंग शेप कर लेता है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और नेचर जो है कम स्ट्रांग हो जाता है। इसको ही कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब इंसान ने नेचर को अपनी तरह ढाल लिया। तो ये हो गया पॉसिबिलिज्म। जहाँ नेचर स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा लोग उसकी वर्शिप करते थे, तो वो हो गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है। अब बात की जाती है कि एक जोग्राफर थे, गिरिफ्त टेलर, नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उन्होंने एक बीच का रास्ता बताया कि देखो भाई, नेचर ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, पॉसिबिलिज्म है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि वो परफेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जिस हद तक उन्हें करना चाहिए। तो बीच के उसमें क्या देते हैं, वो नियो डिटर्मिनिज्म का आइडिया देते हैं, एक मध्य मार्ग देते हैं, जिसका मतलब है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है। अब इसका सिंपली क्या है, रेड लाइट जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती है ना, उससे कंपेयर किया है कि जब रेड लाइट होती है तो हम रुकते हैं, येलो लाइट होती है तो हम रेडी हो जाते हैं कि अभी हमें जाना है, और जब ग्रीन लाइट होती है तो हम चले जाते हैं। तो वही है कि नेचर जब जब इंडिकेट करे, रेड सिग्नल दे, तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन को रोक देना चाहिए। जब ग्रीन सिग्नल मिले तो हमें कर लेना चाहिए वो काम। ठीक है। तो सिंपली इसमें ये बताया है, जैसे अगर हम बात करें कि जितना भी हम नेचर को डैमेज कर रहे हैं वो एक लिमिट में होना चाहिए। एक तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है इशारा कर रहा है। फिलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले जो है हम पढ़ लेते हैं फील्ड्स और सब फील्ड्स ज्योग्राफी की, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं स्टेजेस, और ये जो है एग्ज़ाम में आ भी जाता है। ठीक है। मैच करने के लिए कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या होता था, लेटर में क्या होता था, तो इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम सब फील्ड्स को पढ़ लेते हैं कि पहले फील्ड्स, ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड्स में सोशल ज्योग्राफी फील्ड बना दिया। सोशल से जैसे आपको समझ आता है आपके आसपास जो है, तो सोशल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आता है, आपके बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। बिहेवियर किसकी ब्रांच हो जाती है? साइकोलॉजी की, है ना, एक तरह से। फिर ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग,
लीजर, आप कैसे आराम ये सब करते हो, इसकी सोशियोलॉजी को पढ़ना, ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर, हिस्टोरिकल, मेडिकल। ठीक है, तो ये सब आते हैं सोशल ज्योग्राफी में। अर्बन ज्योग्राफी में अर्बन स्टडीज और प्लानिंग की ही बात होती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल की बात है तो इलेक्टोरल जैसे हमारी बातें हो गई और मिलिट्री हो गई, तो ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो ये हमारी जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर जो कुछ भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जैसे रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंडर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेजेस को। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अर्ली कॉलोनियल पीरियड की। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड, तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे जो है कॉलोनाइज करने लोग बाहर की कंट्रीज से आते हैं या आसपास की कंट्रीज में जाते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं और डिस्क्रिप्शन करते हैं। वो पहले देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेटर कॉलोनियल पीरियड की बात आती है। उसमें वो क्या करते हैं कि रीजनल एनालिसिस करते हैं, कि जो उन्होंने एक एरिया उठा लिया, उस एरिया की जो है एनालाइज करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, इस एरिया में क्या हो सकता है। ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं उस एरिया को कि यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, क्या है। उसके बाद 1930s के पीरियड की अगर हम बात करें, जो इंटर वॉर पीरियड था, वहाँ पे वो करते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। वो बताते हैं जो उस एरिया की उन्होंने स्टडी करी ना, उस एरिया में क्या यूनिकनेस है। ठीक है, और वो एरिया और एरिया से कैसे अदर है, मतलब अलग है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लेट 1950 से लेट 1960 की, तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स का यूज़ करके या और कोई सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल टूल्स का यूज़ करके जो है ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से चीज़ों को, जो कुछ भी उन्होंने अभी पढ़ा। ठीक है, ये सब कुछ करा, तो पैटर्न्स वगैरह बना के या ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरा एनालिसिस करके अच्छे से जो है उसको ऑर्गेनाइज जो करते हैं ना एक फॉर्मेट में, वो उन्होंने किया स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कब किया, 1950 से 1960s के पीरियड में। उसके बाद 1970s का जो पीरियड था, वहाँ पे ये तीन स्कूल आ जाते हैं जो अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। 1990s के पीरियड में पोस्ट मॉडर्निज्म है ज्योग्राफी में। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी यूनिवर्सल थ्योरीज आती है, वो ह्यूमन जो कंडीशन उन्होंने एक्सप्लेन करी, उनके ऊपर क्वेश्चंस उठे, उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई अंडरस्टैंड करने की, कि कैसे कैसे जो है हर लोकल कंटेक्स्ट जो है उसको किस तरीके से बनाया गया, कैसे वो अपने आप में सही है। ठीक है, तो ये चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।